आंकड़े सामने आ चुके हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य जी, मंत्रालय फिलहाल अभी तक 93 आंकड़े सामने आ चुके हैं और रवि जानकारी दे रहे थे, और जानकारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह की बीमारी में इसको फैलने से रोकने की तमाम कोशिशें होनी चाहिए और उस मामले में जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। और इसीलिए डॉक्टर अमितेश आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, सैन डियागो से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी कोरोना से जुड़ी हुई हम डॉक्टर अमितेश आनंद से डिस्कस करेंगे। अमितेश जी, स्वागत है आपका। ज़रा बताइए, भारत में तमाम लोगों को बताइए कि क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और किन बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सावधानी बरतने की जो जरूरत है उसमें डिफरेंट हेल्थ एजेंसी जो बहुत एक्टिव होके इंफॉर्मेशन दे रही हैं वो बहुत सफिशिएंट है। अगर हम जो प्रॉपर हाइजीन के बारे में बात की जा रही है उसको मेंटेन करते हैं, अगर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे चांसेस है रिस्क के वहाँ नहीं जाते हैं, तो जो हेल्थ एजेंसी के द्वारा एडवाइजरी दी जा रही है वो सफिशिएंट है इसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। तो उस फ्रंट पे तो चीजें बहुत सही हैं, लेकिन एक जो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रही है वो पैनिक का है। जैसा कि मैंने इंडिया से भी कुछ रिपोर्ट सुने कि कुछ पेशेंट हैं या फिर कुछ ऐसे सस्पेक्टेड केसेस हैं जिनमें कि सस्पिशन है कि उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, लेकिन वो शायद हेल्थ एजेंसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें हेल्थ एजेंसी के साथ बहुत ऑनेस्ट होना है, बहुत फ्रैंक होना है, उनको रिपोर्ट करना है, क्योंकि अगर हेल्थ एजेंसी आपके बारे में जानती है तो वो आपका केयर करेंगी, आपको मॉनिटर करेंगी, वो आपको हेल्प करेंगी। तो उनसे भागना नहीं है, उल्टा हमें ज्यादा क्लियर होके सामने आना है। ज्यादा क्लियर होकर सामने आ रहा है। तो अमितेश जी एक सवाल और पूछना चाहते हैं, चूंकि यूएस में इस बारे में इमरजेंसी डिक्लेयर भी हो चुकी है, हेल्थ इमरजेंसी उसको कह सकते हैं, और वहां पर थोड़ा सा एडवांस स्टेज है क्योंकि वहां पर पेशेंट्स भी ज़्यादा हैं, डेथ का नंबर भी ज़्यादा है। भारत में ये शुरुआत अभी केसेस की हुई है, तो क्या उस मामले में क्या आप नसीहत देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे लोगों को? अभी फ़िलहाल यूएस में किस तरीके का माहौल है, क्योंकि आने वाले दिनों में वही स्थिति यहाँ पर भी हो सकती है, तो एक एडवांस में अगर आप सुझाव देना चाहें। ये आपने बहुत सही चीज पूछी है। यूएस में अभी जो माहौल है बहुत ज्यादा ही एक केओटिक माहौल है, बहुत कंफ्यूजन का माहौल है। अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो का बताऊं तो आज के दिन में ही यहाँ पे 2 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और यहाँ की जितने भी क्लासेस है सारी सस्पेंड हो रखी हैं, सारे क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन कंडक्ट हो रही हैं। साथ ही साथ अब जबकि 2 केसेस कंफर्म हो चुकी हैं इस यूनिवर्सिटी से, तो चांसेस हैं कि यहाँ की जो रिसर्च एक्टिविटी है वो भी शट डाउन हो जाएगी। और खास करके जब से नेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया है तब से लोगों में कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन का माहौल और केओस का माहौल हो गया है। मैं कल शॉपिंग के लिए गया था तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है कॉस्को, वहाँ पे सुबह 7-8 बजे से लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। वहाँ पे सारे नैपकिन खत्म है, डॉग फूड खत्म है, वहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं मिल्क तक खत्म हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडियन स्टोर है जहाँ से हम लोग अपने इंडियन रिक्वायरमेंट की चीजें लेने जाते हैं, वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई हैं, लोग 2-2 घंटे वेट कर रहे हैं सामान लेने के लिए। जबकि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस तरह का सिचुएशन नहीं होना चाहिए, इस तरह के पैनिक नहीं होना चाहिए। चीजें सफिशिएंट है, सबको मिलेगा, और ये जो इमरजेंसी है इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हमारे तक डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा। तो अगर ऐसी नौबत इंडिया में आती है तो मैं यही सलाह दूंगा कि इस तरीके के पैनिक वहां ना करें, बहुत आराम से चीजों को लें, केयरफुल रहें, प्रिकॉशन लें। और दूसरी एक चीज जो है, अगर हो सकता है, जो कि खास करके इंडियन सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कि इंडियन सोसाइटी वेस्टर्न सोसाइटी से बहुत अलग है। हमारे यहाँ फैमिलीज बड़ी होती हैं, हमारे यहाँ ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन साथ होता है, जिसका मतलब यह है कि वहाँ पे ससेप्टेबल पॉपुलेशन और रेसिस्टेंट पॉपुलेशन एक साथ रहता है। तो हमारे लिए बहुत अलग तरह के चैलेंजेस हैं और हमें उस तरीके के लिए स्टेप्स लेने होंगे। अमितेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार आपसे इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अमितेश आनंद हमें लगातार बता रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर भारत में रिपीट ना हो, सावधानी बरतनी चाहिए। हम लगातार बात करेंगे, लेकिन आज के लिए जो बड़ी खबर है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सार्क देशों के रिप्रेजेंटेटिव, सार्क देशों के नेता आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है। बेहद महत्वपूर्ण पहल सार्क देशों की, और प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से नेतृत्व क्षमता दिखाते हुए कॉल किया और तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को। आज सुबह ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए भी ये जानकारी दी कि आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस तरह से रोकथाम की जा सके।
आसपास के देशों से किस तरह से फैलने से रोका जा सके, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और इसमें लोगों के सहयोग की भी ज़रूरत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट करके आज सुबह ही जानकारी सार्वजनिक की कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो तमाम सार्क देशों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है, एक देश से दूसरे देश में जाने से, या किस तरह से जो तमाम रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, आपस में एक दूसरे देश का सहयोग किया जा सकता है, एक्सपर्टीज शेयर की जा सकती हैं और इस बीमारी से मिलकर लड़ा जा सकता है। तो कोरोना वायरस के खिलाफ एक बड़ी पहल प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसमें कि तमाम सार्क देश आज शामिल होंगे। हमारे सहयोगी भी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मामले में जानकारी देंगे। अमित, आप अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ज़रा बताइए कि ये क्या पहल है, प्रधानमंत्री ने जो पहल की, क्या कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा होगी, क्या बचाव के रास्तों पर बात होगी या रिसोर्सेज शेयर करने की बात होगी, किस तरह की चर्चा होगी? अमित पांडे शायद अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। अमितेश आनंद हमारे साथ यूएस से लगातार जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। अमितेश, आपने सुना अभी कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर तमाम सार्क देशों के नेता जो हैं वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इन देशों के बॉर्डर्स लगते हैं, भारत से आसपास के देश हैं, आना जाना होता है लोगों को, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। क्या इस तरह की चर्चाओं से कितना फ़ायदा हो सकता है? अगर मिल करके लड़ा जाए, आसपास के देश मिल के लड़ें, तो कितना फ़ायदा हो सकता है इस तरीके की चर्चा से? ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि ये जो डिजीज़ है, ये ट्रैवलर्स डिजीज़ है। ये चाइना में शुरू हुआ और वहाँ से ट्रैवलर्स के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ तक पहुँचा है। तो अगर सारी कंट्रीज़ एक साथ इस पे मिलजुल के काम करें, सारे लोग अगर इसके ट्रांसमिशन को रोकने की कोशिश करें, अपने जगह पे जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल में करें और जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करें, जैसा कि आज की डेट में चाइना के जो डॉक्टर्स हैं वो अपने यहाँ के जो ट्रीटमेंट के एक्सपीरियंस है उसको दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हम दूसरों की जो लर्निंग्स है उससे कुछ लेसन्स लेंगे और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि हम जितने भी नेशंस हैं सबके साथ कोऑर्डिनेट करें, सबसे मिलके एक स्ट्रेटजी अपनाएं। जी अमितेश, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने न सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर किया बल्कि एक रास्ता भी बताया कि अगर भविष्य में ऐसी परिस्थितियां भारत में आती हैं जैसे इस वक्त अमेरिका में है, वहाँ हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, तो किस तरह की सावधानियां बरतनी है, पैनिक नहीं करना है और हमको दूसरे देशों में जो कुछ हो रहा है उससे सीखना चाहिए, इन जानकारियों से फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि कोरोना से लड़ने में मदद हो सके। दूसरी तरफ देश में भी पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है कि किसी तरीके से भी देश के लोग इन्फेक्टेड न हो, ये बीमारी और ज़्यादा न फैले। और इसी संदर्भ में करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद करने का आदेश सरकार की तरफ से आया है। जी हाँ, 16 तारीख की रात से करतारपुर जाने के लिए जो परमिशंस हैं वो नहीं मिलेंगी और करतारपुर साहिब जाने के लिए लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। अगला आदेश आने तक ये इसी तरह से जारी रहेगा आदेश, यानी अनिश्चित काल के लिए फिलहाल करतारपुर साहिब जाने के लिए श्रद्धालुओं को रोका गया है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या पूरी जानकारी है? क्या ये भी देखा सरकार ने कि वहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग रोज़ाना करतारपुर साहिब जाते थे, तो वो एक रोड का रास्ता हो सकता था जहाँ से इन्फेक्टेड केसेस इधर से उधर बॉर्डर के पार हो सकें, इसलिए इसको रोका गया है? जी अनुराग, बिल्कुल यही कारण है। और न केवल सिर्फ करतारपुर बॉर्डर, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत भूटान सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा, जितनी भी जो लैंड बाउंड्रीज है वहां उन पर फिलहाल आम लोगों की आवाजाही को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और उसमें करतारपुर कॉरिडोर भी शामिल है। और अभी तक इस कदम के बाद सरकार को ये उम्मीद है कि कम से कम वहां उन जगहों पर आइसोलेशन केंद्र बनाए जाएंगे, उपचार की व्यवस्था की जाएगी और कोशिश यही है कि लोग उधर से इधर न आए और इधर से उस साइड न जाए, ताकि जो लोग संक्रमण है उसका फैलने का खतरा कम से कम हो। तो एक नीतिगत फैसला लिया गया है और इस पर अभी आने वाले दिनों में ये अमल किया जाएगा। जी अमित,
तो अमित पांडे हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से आसपास के बॉर्डर्स जो उन सबको बंद किया जा रहा है, रोका जा रहा है, वहां से आवाजाही रोकने की कोशिश, और उसी का हिस्सा कि करतारपुर साहिब जाने के लिए भी श्रद्धालुओं पर रोक लगा दी गई है फिलहाल के लिए। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के इस पूरे हंगामे के बीच एक बड़ी कामयाबी भारतीय विदेश मंत्रालय को मिली है। 236 भारतीय जो ईरान में फंसे हुए थे उनको वहां से सकुशल निकाल लिया गया है। फिलहाल इन 236 भारतीय नागरिकों को जैसलमेर में रखा गया है। क्वारंटाइन फैसिलिटी वहां पर बनाई गई, वहां पर इनको 14 दिन के लिए रखा जाएगा ताकि किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन देश में न आ सके और इनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। हम आपको ये भी बता दें कि 133 महिलाएं इस पूरे ग्रुप में शामिल हैं और खुद विदेश मंत्री जयशंकर ने धन्यवाद दिया है ईरान में भारत के राजदूत को इस सफल कोशिश के लिए। भवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान में इन तमाम लोगों को ले जाया गया है। भवानी, किस तरीके की वहां पर व्यवस्था की गई है, क्या सावधानियां बरती गई हैं और कितने दिनों तक वहां पर रखा जाएगा इन लोगों को? अनुराग, जैसलमेर में आर्मी कैंप के अंदर एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है और पिछले 15 दिन से तैयारी चल रही थी। जैसे ही विमान उतरा उसके बाद में पहले एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद में आर्मी कैंप के अंदर ले जाया गया और जो आइसोलेशन सेंटर है वहां पर इनकी प्रॉपर इस वक्त जांच चल रही है। और एक दूसरा विमान और आ चुका है, जो संख्या थी वो 448 टोटल पहुंच चुकी है। 2 विमान के अंदर पहुंचे हैं, दूसरा भी अभी कुछ देर पहले लैंड हुआ है। तो इन 448 को 14 दिन तक रखा जाएगा वहां पर। और हालांकि इनकी पहले जांच करवाई थी जिसमें से जो 226 पे लाए थे वो नेगेटिव जांच आ चुकी है। पहले जब दिल्ली से जब जयपुर लाया गया था उसके बावजूद इनको 14 दिन तक रखा। जी जी जी, तो बिल्कुल किस तरीके से तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं, जो विदेश से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है वो भवानी ने बताया। राजस्थान में किस तरीके की फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं, साथ ही तमाम जगहों पर तमाम सुरक्षाकर्मी, तमाम एजेंसियां भी अपने अपने स्तर पर सावधानी बरत रही हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क दिए गए हैं ताकि वो कोरोना वायरस से अपनी सुरक्षा कर सके। ऐसा बेहद ज़रूरी है क्योंकि पब्लिक सर्विस में ये तमाम पुलिसकर्मी लगे रहते हैं अपनी ड्यूटी पर। हमारे सहयोगी जावेद ने कनॉट प्लेस का जायज़ा लिया कि किस तरह से ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना वायरस के इस डर के बीच। कोरोना वायरस